नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। माना जा रहा है कि मोदी सरकार में बड़ी फेरबदल हो सकती है। मंत्रियों की मोदी कैबिनेट के विस्तार का इंतजार इस हफ्ते खत्म हो सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ मंत्रियों से कई राउंड की मुलाकात हो चुकी है। सूत्रों की माने तो नए चेहरों को मौका मिल सकता है। सूत्रों की माने तो जेडीयू और पारस गुट को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो जिस मंत्रिमंडल फेरबदल की आशंका जाहिर की जा रही थी कि वो हो सकता है, माना जा रहा है कि अब वो करीब है। हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कई सारे ऐसे चेहरे थे जिन्हें ऐसा लग रहा था कि वादा किया गया है कि उनको मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, चाहे वो सुशील मोदी हो बिहार में, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कई सारे ऐसे चेहरे हैं और कई सारे नामों पर चर्चा लोग भी कर रहे हैं कि कौन कौन शामिल हो सकता है। लेकिन क्या खबर आ रही है, क्या कोई फाइनल लिस्ट पीएम की तरफ से इस पर बन गई है? देखिए, बिल्कुल फाइनल लिस्ट पर जो है अंजना काम चल रहा है और जहां तक मेरी जानकारी है या तो 7 को होगा या 8 तारीख को कैबिनेट का बड़ा फेरबदल जो है वो हम सबको देखने को मिल सकता है। और 2019 में मोदी सरकार बनने के बाद ये 2 साल बाद अगर कैबिनेट रिसफल हो रहा है तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस मूड में है कि जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनको बदल दिया जाए। तो उसको लेकर जो समीक्षा बैठक होनी थी वो हो चुकी है। और नए मंत्री कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर आए थे और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में उन्होंने अपने विधायकों की सहायता दी थी बीजेपी को, तो उनको ये प्रॉमिस जरूर किया गया था कि कैबिनेट में उनको लाया जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल, उनको मुख्यमंत्री असम से जब चुनाव बाद हटाया गया और हेमंता विश्व शर्मा को कमान दी गई तो उनको भी पार्टी की तरफ से प्रॉमिस किया गया कि सर्बानंद सोनोवाल को भी जो है वो कैबिनेट के अंदर जगह मिलेगी। लेकिन सुशील मोदी बिहार में जब इस बार सरकार बनी तो वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, उनकी जगह जो है तारकेश्वर प्रसाद को बनाया गया। अब सुशील मोदी को भी यहाँ पे जगह मिल सकती है। और 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं वहां के जातिगत समीकरणों को देखते हुए चुनाव में किस नेता की कितनी लोकप्रियता है और कैसे उनके कामकाज हैं और कैसे वो मंत्रालयों को समझ सकते हैं, इसको लेकर बहुत सी माथापच्ची जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सलाहकारों के साथ, अपने कैबिनेट के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उनके साथ मुलाकात करके नामों पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये माना जा सकता है कि कल शाम को एक बड़ी बैठक होनी है जो है जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, ये तमाम लोग रहेंगे। चर्चा होगी और फाइनल नाम कौन कौन से नए जो है कैबिनेट में इंडेक्ट किए जाएंगे उनके ऊपर ये माना जा सकता है कि फाइनल मोहर लगेगी और उसके बाद जो है सभी लोगों को कॉल जाना शुरू हो जाएगा। हिमांशु, धड़कनें तो वैसे तमाम लोगों की तेज होंगी जो या तो इस रेस में है या फिर पहले से मंत्री हैं, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास कई मंत्रालय हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनको कैसे वहां पर चुनावी गोटी फिट की जाए, अलग अलग अगर कंसिडरेशंस को देखें उन राज्यों में, तो उनके लिए जगह बनाने के लिए कुछ ऐसे अंडर परफॉर्मर्स जो कि ठीक से नहीं कर पा रहे थे काम, उन अंडर परफॉर्मर्स के लिए पत्ता कट भी सकता है। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो अंडर परफॉर्मेंस है, प्रधानमंत्री की स्पीड से मैच नहीं करते, उनके कामकाज का करने का जो स्टाइल है उसको मैच नहीं करते हैं, उनको जरूर ड्रॉप किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री ने जब जब कैबिनेट रिसफल किया है, 2018 के अंदर एक बहुत छोटा सा कैबिनेट रिसफल हुआ था, उसको छोड़ के जब भी हुआ है तो मंत्रियों को ड्रॉप भी किया गया, नए मंत्रियों को इंडेक्ट भी किया गया कैबिनेट में। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत से मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर एडिशनल भार है, 2 से 3, 4 मंत्रालय का जो है कार्यभार है। पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालयों का कार्यभार है और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर जो है 3 मंत्रालयों का कार्यभार है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार है। प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 मिनिस्ट्रीज है, तो ऐसे में उनसे कुछ मंत्रालय लेके नए जो मंत्री आएंगे उनको दिए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये लिस्ट भी तैयार हो रही होगी, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस की बात है और प्रधानमंत्री की स्पीड से अगर कोई मैच नहीं करता है, उनके कामकाज के तरीके के साथ नहीं चलता है, तो ये माना जाता है कि उसको ड्रॉप किया जाता है। और बहुत से एग्जाम्पल हैं 2014 से 19 के बीच में जिन मंत्रियों को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली ड्रॉप भी किया गया था। लेकिन 2019 में कुछ मंत्रियों
मंत्रियों को जो है दोबारा जगह भी मिली। एक बड़ी चीज ये है कि पश्चिम बंगाल से भी कुछ नए चेहरे लाने की बात है, बिहार से एलजेपी के पशुपति पारस और साथ ही साथ जेडीयू से कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी, क्योंकि 2019 में जब मंत्रिमंडल बनाया गया था तो जेडीयू के जो कास्ट इक्वेशन है और उनके मंत्रालय उनको सही इक्वेशन में नहीं मिल रहे थे। ये बात जेडीयू ने अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रखी थी और वो कैबिनेट में शामिल नहीं हुए थे। इस बार वो कैबिनेट में शामिल भी होंगे और ये माना जा रहा है कि उनको कैबिनेट एक एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज और साथ ही साथ जो है एक एमओएस का मंत्री भी बनाए जा सकते हैं उनकी पार्टी से। धन्यवाद आपका हिमांशु। देखिए लॉजिक अपनी जगह है, लेकिन इस सरकार और सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार ये शायद एक या दो लोग ही जान पाते हैं अंततः क्या आएगा, क्योंकि सरप्राइज पैकेज बहुत सारा कई बार निकलता है। बहरहाल फिर भी हम आपको कुछ नाम दिखा देते हैं जिन पर चर्चा लंबे वक्त से हो रही है, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल देखिए एक वक्त पर मुख्यमंत्री थे, वहां से जब वो हटे रास्ता बनाने के लिए तो उसके बाद से ये हुआ कि हो सकता है ये कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य, उनके लिए माना जा रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटाकर दो अन्य लोगों को बनाया गया। वरुण गांधी यूपी पर नजर रहेगी तो किसको कैसे साधना है इस पर भी चर्चा हो रही है। अनुप्रिया पटेल अपना दल की तरफ से हो चुकी सरकार के साथ, तो उसमें उनको क्या दिया जाता है। प्रवीण निषाद, देखिए ऐसे तमाम छोटे दलों के साथ जो गठबंधन सरकार की है उनको कैसे खुश कर सकते हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये जेडीयू के की तरफ से जिनका नाम आएगा उनमें किसको डाला जा सकता है। संतोष कुशवाहा, याद रखिए खास तौर पर यूपी में चुनाव है तो ऐसे में तमाम जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी इस फेरबदल के जरिए, और इसीलिए ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमने आपको दिखा दिए। अभी अंतिम मोहर लगनी बाकी है, अभी इंतजार जरा करना होगा, लेकिन वहां राजनीति कहां इंतजार कर रही जहां पर जबरदस्त सियासत इस वक्त चल रही है। आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, सियासी महाभारत के बारे में बताते हैं। आज महाराष्ट्र विधानसभा में संसदीय मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघने का आरोप बीजेपी पर लगा। आरोप यह है कि बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर गाली गलौज की, मारपीट की कोशिश की। इसी के चलते 12 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। आखिर आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अखाड़ा क्यों बन गया, ये रिपोर्ट देखिए। इसका मतलब एक ही है, शिवसेना के लोग मेरा सामना नहीं कर सकते, मेरा सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं है। 100% ये हिटलरशाही है, उद्धव ठाकरे जी और पवार सरकार की हिटलरशाही है। आज हमारा ओबीसी समाज के लिए हमने जो आवाज उठाई, इसकी बदौलत हमारा आवाज बड़ा है, हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पे सस्पेंशन किया है। 12 एमएलए को जो सस्पेंड किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मराठा आरक्षण का भी एक प्रस्ताव इस सरकार ने लाया है, जो इसी सरकार ने जस्टिस भोसले कमेटी का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से विपरीत इस प्रकार का प्रस्ताव मंजूर किया जा रहा है। सीधा सीधा ओबीसी और मराठा समाज के साथ छलावा करने का काम इस सरकार के माध्यम से चल रहा है। आज महाराष्ट्र की सियासत से आई दो तस्वीरों का विश्लेषण हम करेंगे। पहली तस्वीर, महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसा क्या हुआ कि 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड करना पड़ा। क्यों विधानसभा में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर गाली गलौज का आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, बीजेपी और शिवसेना के बीच चुपके चुपके पक रही सियासी खिचड़ी को लेकर चल रही कयासबाजी की। यानी क्या बीजेपी और शिवसेना के बीच कुछ चल रहा है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के 2 दिन मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में हुए हंगामे की। आज विधानसभा में ओबीसी और मराठा आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष आपस में भिड़ गए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि विधानसभा में तू मैं से बात आगे बढ़कर गाली गलौज तक पहुंच गई। अनुशासनहीनता के चलते विधायकों पर हुए एक्शन के पीछे बीजेपी को सियासत नजर आ रही है। ओबीसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे, इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया। उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे, लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। वहां पर हमारी बातचीत हुई, शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया।
कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सबने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सबने सुनी है किसने गाली दी है, और ये सत्य बाहर भी आएगा। केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। बीजेपी आरोपों को नकार रही है, वहीं एक्शन के पीछे सरकार का पक्ष है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के विधायकों ने संसदीय मर्यादाओं को तार-तार कर दिया। स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पहले सदन के अंदर विवाद हुआ और उसके बाद स्पीकर के कमरे में गाली गलौज हुई। इसी घटना के बाद राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जिनके नाम है संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवणी, हरीश पिंपले, राम सातपुते, जय कुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे और कीर्ति कुमार। सस्पेंड हुए बीजेपी के विधायक इसे तालिबानी कार्रवाई बता रहे हैं। बीजेपी के 12 एमएलए पर हुए एक्शन के बाद कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव ने संसदीय मामलों के मंत्री से इस मुद्दे पर जांच करने के लिए कहा है। अरे भाई, ओबीसी के ऊपर इतना प्रेम है तो फिर सौदाबाजी काहे की? अगर सत्ता है तो काम करेंगे, नहीं तो ओबीसी का काम नहीं करेंगे। मतलब आपको ओबीसी का प्यार नहीं है, आपको सत्ता का प्यार है। और फिर 3 महीने में आप कर रहे थे तो 5 साल क्यों चुप बैठे भाई? कौन तुमको रोका था? सब तो तुम्हारे हाथ में था। हालांकि सस्पेंड हुए विधायक अपने ऊपर हर तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। मेरा तो मारपीट तो हुई नहीं। उन्होंने उनके माँ बाप को साक्षी रख के करना चाहिए। उनको मारपीट हुई करके उनके माँ बाप को साक्षी रख के उन्होंने बोलना चाहिए। सभागृह में तो तुम्हारा राजकीय षड्यंत्र कुछ भी करोगे। तुम अगर सही में है तो माँ बाप की शपथ लेके बोलो कि किसने मारा करके वहाँ पे। देखिए, ऐसा आरोप सम्मान्य तालिका अध्यक्ष श्री भास्कर जाधव जी ने किया है। गाली गलौज हुई होगी, ऐसा अगर भास्कर जाधव जी का कहना है तो उन्होंने इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेज के पुरावे ये लोगों के सामने रखने चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर ऐसे पुरावे वो रख सकते हैं, वो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की कोई घटना वहाँ हुई नहीं। पूरे विवाद की जड़ में है ओबीसी आरक्षण को लेकर मॉनसून सत्र में पास हुआ प्रस्ताव, जिसमें केंद्र सरकार से एम्पिरिकल डाटा देने की मांग की गई है। इसी प्रस्ताव को लेकर पक्ष विपक्ष में तलवारें खिंच गई हैं, क्योंकि मामला वोट बैंक का है। अब 12 विधायकों पर एक्शन से एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि 12 सदस्यों का निलंबन बदले की राजनीति है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से 12 राज्यपाल नियुक्त विधायकों का मामला अभी तक लटका पड़ा है, इन 12 सदस्यों का निलंबन करके महाविकास आघाड़ी ने हिसाब चुकता किया है। वजह चाहे जो भी हो, 12 सदस्यों के निलंबन से महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। मुस्तफा शेख के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। ये बवाल एक तरफ, लेकिन चर्चा एक दूसरे खेल की है। विधानसभा के बाहर आज बीजेपी के विधायक शिवसेना को ललकारते हुए नजर आए, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के बयानों से एक और समीकरण की चर्चा हो रही है। अटकलों का बाजार गर्म है। चुपके चुपके बीजेपी और शिवसेना के बीच क्या कुछ पक रहा है? कर्नाटक में सियासी खेल से बनाई सरकार, मध्य प्रदेश में सिंधिया ने बनवाई सरकार, क्या शिवसेना पर डोरे डाल रही है बीजेपी? राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, अब देखो आमिर खान और किरण राव, रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त बोला ना, वैसे है ये, रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम है। सियासत में टूटे रिश्तों को परिभाषित करते इसी बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ये बयान देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी पर शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया है। आमच्यात शत्रुत्व नव्हतंच ना कधी,
शत्रू थोडी आहोत आम्ही. आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले. त्याच्यामुळे मतभेद उभे झाले ना. ते काही धुऱ्याचा वाद थोडी आहे की म्हणजे सुधीर भाऊचा धुरा काही उद्धवजीच्या धुऱ्याला लागू नये आणि त्यांनी यांच्या धुऱ्यावर काही अतिक्रमण केलं असं नाही आहे. जरूर है. और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ ये बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है ना. ये मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली. और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त हैं. बोला ना, वैसे है ये. रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम, दोस्ती रहेगी राजनीति में. इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं. सरल शब्दों में कहें तो बीजेपी ने कहा शिवसेना दुश्मन नहीं, तो राउत ने कहा रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसा तलाक के बाद आमिर खान और किरण राव का. तो क्या रिश्तों की खाई पाटने की कवायद के पीछे बीजेपी का कोई बड़ा सियासी प्लान है? क्या बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए शिवसेना को साथ आने का संकेत दे रही है? अब सवाल ये है कि क्या नेताओं के बयानों को पर्दे के पीछे चुपके चुपके चल रहे गेम से जोड़कर देखें या फिर ये सिर्फ राजनीतिक पोस्चरिंग है? इन सवालों के तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीते दिनों उद्धव ठाकरे की मुलाकात से जुड़े हुए हैं. उद्धव ठाकरे डिप्टी सीएम अजीत पवार और कांग्रेस नेता अशोक चौहान के साथ दिल्ली आए थे. मराठा आरक्षण पर सुप्रीम फैसले के बाद प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांग रखने. इसी दौरान मोदी और उद्धव ठाकरे की 40 मिनट 1-to-1 मुलाकात हुई. मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी. खबरें ये भी आई कि प्रधानमंत्री के साथ उद्धव की मुलाकात के पीछे 1 महीने पुराना सियासी होमवर्क था, जब पवार और शाह की कथित मुलाकात अहमदाबाद में हुई थी. भले ही एनसीपी ने कई बार ये साफ करने की कोशिश की कि शरद पवार और अमित शाह के बीच में कोई मीटिंग नहीं हुई, उद्धव ठाकरे शायद उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो बीजेपी को ये दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ पवार नहीं लेकिन उद्धव ठाकरे भी है जिनके बीजेपी के आला नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं. भले 2019 में शिवसेना और बीजेपी में बिटर डिवोर्स हुआ हो. महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसे कई और संकेत सामने आए. संकेत नंबर 1, उद्धव ठाकरे ने एनसीपी कोटे के मंत्रियों के फैसलों को पलट दिया. संकेत नंबर 2, मंत्री जितेंद्र द्वारा आवंटित किए गए फ्लैट के फैसले को होल्ड पर डाला गया. संकेत नंबर 3, राष्ट्रीय मंच की मीटिंग को शरद पवार के कहने के बाद भी प्राथमिकता नहीं दी. संकेत नंबर 4, सामना में लगातार राहुल गांधी की क्षमताओं पर सवाल उठाए गए. संकेत नंबर 5, 2024 में 7 चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर शिवसेना ने चुप्पी साधी. संकेत नंबर 6, विधानसभा स्पीकर की नियुक्ति को लेकर ठाकरे का रुख साफ नहीं. संकेत नंबर 7, 2 साल बाद भी सत्ता में भागीदारी को लेकर मतभेद बरकरार है. दिलचस्प बात यह है कि तनातनी की खबरों के बीच शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनायक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की मांग की थी. यही वजह है कि महाराष्ट्र में अटकलों का दौर जारी है. इसी से देवेंद्र फडणवीस का ताजा बयान जोड़कर देखा जा रहा है. हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल साथ में लड़े थे और शानदार तरीके से जीते भी थे. भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मानते हैं कि पार्टी के लिए यह खतरे की घंटी साबित हो सकता है. 2019 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 42 सीटें जीती थी और अगर 2024 में ये तीनों पार्टियां साथ में लड़ती है तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा और भी बढ़ सकता है. और इसीलिए जिस तरह से शिवसेना के कुछ नेता चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस गठबंधन किया जाए, वैसे ही भाजपा के कुछ नेता मानते हैं कि पुराने दोस्त शिवसेना के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं. हालांकि बीजेपी और शिवसेना के बयानों पर महाअघाड़ी में कोई टेंशन नहीं है. हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति में कटुता या शत्रुता नहीं रहनी चाहिए, इसमें हम विश्वास नहीं रखते. लेकिन हाथ मिला लेने से, जबानी जमा खर्च कर देने से बिगड़े हुए रिश्ते सुधरेंगे
अगर किसी को लगता है तो अच्छी बात है। तो बिल्कुल है, महाराष्ट्र के राजकारण की यही मानसिकता है कि हम लोगों का कोई आपस में बैर नहीं होता, ये चुनाव की प्रक्रिया होती है। देवेंद्र फडणवीस ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कोई नयापन नहीं है। भले ही चुपके चुपके सियासी खिचड़ी पक रही है, लेकिन पेच वही फंसेगा जो 2019 में फंसा था, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। 2019 में शिवसेना और बीजेपी अलग हुए क्योंकि दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकसी चल रही थी। शिवसेना का कहना था कि कम से कम 2.5 साल उन्हें मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। और इस बार भी अगर शिवसेना और बीजेपी को साथ आना है तो मुख्यमंत्री पद ये एक अहम मुद्दा होगा। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो चर्चा यही है कि चुपके चुपके न जाने यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एक खुल्लम खुल्ला बयान है जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया, जिसकी वजह से पूरा विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के विरोधी हैं। देखिए कैसा घमासान छिड़ गया। और हमारे ही पूर्वज के वंशज खून के अपने भाई मायावती की आई। मायावती ने भागवत के बयान की व्याख्या एक लाइन में की। कहा, बयान का सारांश 6 शब्दों में कोई भी समझ सकता है, मुंह में राम, बगल में छुरी। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। 2022 चुनाव से पहले मोहन भागवत के बयान की टाइमिंग अहम है। बयानों को चुनावी एजेंडे से जोड़ने वालों की कमी नहीं है। मायावती ने आरएसएस बीजेपी का ज्वाइंट पाखंड बताया तो बीजेपी ने पलटवार किया। इससे दोनों धर्मों के लोगों में आपसी नफरत पैदा होगा, जो ये देश हित में ठीक नहीं है। इसके पीछे हमें इनका राजनीतिक स्वार्थ कुछ ज्यादा नजर आता। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। ये कह रहे हैं मुसलमानों में डर पैदा किया गया है, इससे वोटों के लिए। नहीं, वो तो अपना पोलराइजेशन करने वाले डर पैदा करते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा जिस विचारधारा को हम लोग मानने वाले हैं, उस पर वो लोग कभी इस प्रकार की बात नहीं करते। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। और अब बात बिहार में बाढ़ की करते हैं। दिल्ली वाले भले ही बारिश का इंतजार कर रहे हों, लेकिन बिहार वालों के लिए बारिश अब तबाही का दूसरा नाम बन चुकी है। जी हां, बिहार का बड़ा हिस्सा इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में है। गांव टापू बने हैं, नदियां उफन रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। जिधर देखो बाढ़ का कब्जा है। बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है। और बाढ़ से मचा हाहाकार है। बाढ़ में इंसान डूब रहे हैं, बाढ़ में इमारतें धराशायी हो रही हैं, रेलवे लाइन भी बाढ़ के पानी में डूबी है। बिहार में बारिश जबरदस्त हो रही है। नदियां उफन उफन कर हदें लांघ रही है। बिहार के 11 जिले भयंकर बाढ़ झेल रहे हैं। बिहार के दर्जनों गांव टापू बन चुके हैं। बिहार में बाढ़ से तबाही आई है। बेहद हालत इस वक्त खराब है। बिहार में बाढ़ की वजह से बदतर हो रहे हैं हालात। बाढ़ का पानी घरों को लील रहा है, जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। कहीं बाढ़ में बाइक सवार बह गए, कहीं बाढ़ में लोगों से भरी नाव पलट गई। बाढ़ से तबाही की इन तस्वीरों को देखकर सिरहन पैदा होती है और अब यही सवाल आता है, बिहार में बार बार बाढ़ आती क्यों है?
ये बाढ़ में डूबते बिहार की तस्वीरें हैं। अमूमन हर साल यहां बाढ़ से ऐसा ही या फिर इससे भी भयानक मंजर देखने को मिलता है। बिहार के 11 जिलों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, जिनमें सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, दरभंगा, चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज डूबे हुए हैं। जबकि बिहार की नदियों गंडक, बागमती, कमला, महानदी में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कमला और बागमती नदी तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो आइए अब आपको जिलेवार बाढ़ का कहर दिखाते हैं, कैसे बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी में 2 बाइक सवारों के लिए बाढ़ कहर बन गई। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड में बुलेट बाइक पर सवार 2 भाई बाढ़ के बीच सड़क को पार कर रहे थे, तभी सैलाब दोनों को बहा ले गया। किसी तरह से एक ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरा भाई बहता हुआ गहरे पानी में चला गया। बाद में मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और शव की तलाश की जा रही है। हम आपको बता दें कि जो शख्स डूबा है उसकी शादी 30 मई को ही हुई थी। सीतामढ़ी में बाढ़ भयंकर तांडव मचा रही है और ये तस्वीरें सीतामढ़ी जिले के सुप्पी से आई हैं। यहाँ बागमती नदी कहर बनकर गुजर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं, खेतों में फसलें तबाह हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि अब तो लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। बिहार के बेतिया की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बाढ़ में एक नाव ही पलट गई। इसके बाद हाहाकार मच गया। बोट पर सवार 2 दर्जन लोगों की जान पर बनाई, सब के सब डूबने लगे। पानी में छटपटाने लगे। उसके बाद लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। किसी को मानव श्रृंखला बनाकर रस्सी के सहारे बचाया गया, तो किसी की तरफ टायर की ट्यूब फेंकी गई ताकि वो ट्यूब के सहारे अपनी जिंदगी बचा सके। बेतिया में इस तरह से बोट डूबने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद जो गांव वाले तैरना जानते थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद 14 लोगों की जान बचाई, जबकि जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने खुद अपनी जान बचाई। बेतिया में लगातार बारिश हो रही है और यहाँ सिकरहना नदी ने तबाही मचाई हुई है। दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बेतिया के सेमरा पंचायत के पीपरा गांव में लोग पिछले 15 दिनों से बाढ़ के बीच बंधक बने हुए हैं। दिन से मचान पर बैठल बानी सन, घर में से बहरा में पानी में हाथ टूट गई, केहू देखे सुने नहीं खेया। 15 दिन से मचान पर बैठल बड़ो। हाँ। खाना केने से आवता? गांव में से कोई लिया के दे जाता है। हमनी के बानी सुन पानी में ना हमनी के केहू देखे सुने नहीं खेआव। हमनी के खाना आवता होने खाली से गांव में से पढ़े कुछो ना मिलल, सबो कुछो नहीं खे आमदी थी भय खैला भी बाल बच्चा देखे सुने केहू नहीं खिलवाए। सैलाब ने इन्हें घर से बेघर बनाकर मचानों पर ला दिया है। इन बाढ़ पीड़ितों को कई दिन से खाना तक नहीं मिला है। बच्चे भूखे हैं, बुजुर्ग भूखे हैं। पड़ोसी गांव के लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और जितना बन पड़ रहा है इन्हें खाना मुहैया करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी लापता है। लोग भगवान भरोसे बाढ़ के हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। ये दरभंगा की तस्वीरें हैं। यहाँ कमला बलान नदी काल बनी है। ये देखिए कैसे बाढ़ का पानी एक स्वास्थ्य केंद्र को लील गया और पूरी इमारत धराशायी हो गई। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ तांडव मचा रही है और नदी का पानी अपनी हदों को पार करते हुए गांव और घरों में घुस रहा है। यह इलाका साल में तकरीबन 6 महीने बाढ़ से प्रभावित रहता है, लेकिन न तो सरकार ने कुछ किया और न ही प्रशासन ने। बिहार में विकराल बाढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए। कैसे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक डूबी हुई है। यहाँ जल कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है।
मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल खंड पर आज दूसरे दिन भी रेल का परिचालन बंद है, क्योंकि सुगौली में रेलवे ट्रैक पर पानी है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पुल है, उसमें काफ़ी तेज बहाव है पानी का, जिसकी वजह से ये माना गया जो रेलवे के इंजीनियर हैं कि अभी ट्रेन का परिचालन करना ठीक नहीं है। सुगौली शहर में पानी है, स्टेशन रोड के साथ साथ NH-28 पर भी पानी है। सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। सिकरहना नदी में आए बाढ़ की वजह से सुगौली ब्लॉक के आधा दर्जन पंचायतों में बाढ़ का पानी है, जिससे वैक्सीनेशन पर भी असर पड़ रहा है। सुगौली से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है, करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग और मवेशी मरते हैं, कई लापता हो जाते हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। एक प्रकार से बाढ़ बिहार में सालाना त्रासदी बन चुकी है, जो हर साल आती ही है। यही कारण है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का ही है। बाढ़ से प्रभावित होने वाली देश की कुल आबादी में 22.1% आबादी बिहार की ही है। इससे बिहार में बाढ़ से होने वाली भीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के उत्तर में नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है, जहां बारिश होने पर पानी नारायणी, बागमती और कोसी जैसी नदियों में जाता है। यही नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं, जहां पर बाढ़ आने की वजह से लोग इस त्रासदी को झेलने पर मजबूर है। नेपाल की बाढ़ भारत में भी बाढ़ का कारण बनती है, लेकिन इस वक्त बिहार में न सिर्फ नेपाल का पानी बाढ़ का कारण बना है, बल्कि बारिश भी भयंकर हो रही है, जिसके चलते बिहार की गंडक, बूढ़ी और कमला नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और बिहार के दर्जन भर जिले बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। बाढ़ के तांडव की ये एक और तस्वीर है। बाढ़ के पानी ने किनारों को काटते हुए इस मकान को अपने आगोश में ले लिया। और मोतिहारी के सुगौली की ये तस्वीर भी देख लीजिए। खुद लोग अपने आशियानों पर हथौड़े चला रहे हैं। जिस मकान को उम्र लग जाती है बनाने में, लेकिन बाढ़ में ये मजदूर लोग खुद अपने मकानों को तोड़ रहे हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई भी सुनिए। इन्हें पता है कि अगर बाढ़ में इनका मकान ढह गया और पानी में बह गया तो कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है ईंट और लोहा ही मिल जाए, ताकि नया मकान बना सके। हम आपको बता दें कि सिगौली के इस गांव में सिकरहना नदी से भयानक कटाव हो रहा है। दर्जनों घर नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं। बाढ़ का पानी पूरे गांव को निगलने के लिए आमादा है। ऐसे लोग अपने मकान के मलबे और बचे हुए सामान के साथ पलायन को मजबूर हैं। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी काल बनी हुई है। निचले हिस्से के 42 गांव में बाढ़ घुसपैठ कर चुकी है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। बाढ़ ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। हालात ये हैं कि मुंगेरा गांव के भगत मांझी को अपने 2 बच्चों को कंधे पर उठाकर मीलों चलना पड़ा। बच्चों को बुखार और खांसी हो गया था। ऐसे में छाती भर पानी में डूबकर उन्होंने 8 किलोमीटर पैदल सफर किया। मांझी जैसे न जाने कितने लोग बाढ़ की इस विभीषिका को झेलने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर के इस थाने की तस्वीर को देखिए। पूरा थाना डूबा हुआ है और सैकड़ों गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। बाढ़ का पानी थाने में घुस गया और थाने का बेसमेंट लबालब हो गया। सिर्फ थाने ही नहीं, कई मकान भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहार के बगहा का सलहा गांव टापू बन चुका है। बाढ़ में सड़कें बह गई हैं, जिधर देखो पानी ही पानी है। हम आपको बता दें कि इस गांव में पिछले 1 महीने में 5 दफा बाढ़ आ चुकी है। गांव वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा आता है और ना ही प्रशासन का कोई बंदा। बिहार में हो रही बारिश और नेपाल से नदियों में आ रहे पानी ने बिहार को घेर लिया है।
आप कटिहार, रक्सौल, शिवहर, किशनगंज और सुरौल की ये तस्वीरें देख सकते हैं। बिहार किस तरह से मुसीबतों की बाढ़ से जूझ रहा है और बाढ़ से जूझते इस बिहार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बाद ना तो नेताजी आते हैं, ना ही प्रशासन बाढ़ के इस पानी के बीच फटकता है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आखिर दिल्ली में जो बादल बरसने थे कहां अटके हैं। दिल्ली में बारिश का इंतजार क्यों खत्म नहीं हो रहा, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। बिहार की हालत आपने देखी, लेकिन दिल्ली को इंतजार है मॉनसून का, बारिश का। तो अभी तक तो यही मौसम विभाग का कहना है कि 10-11 जुलाई के बाद मॉनसून दस्तक देगा दिल्ली में। दिल्ली में बादल छिटपुट बरसते हैं और फिर वही गर्मी का मौसम हो जाता है, लेकिन मॉनसून की बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी लोगों को राजधानी दिल्ली में ऐसी ही उमस और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हफ्ते भर और दिल्ली को मॉनसून वाली बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई से अरब सागर से नम हवाएं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली पहुंचने लगेंगी। तब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। 7 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में पहुंचने लगेंगी। 11-12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र भी बनेगा, जिससे कमजोर पड़े मॉनसून को ताकत मिलेगी। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।